बीम डिज़ाइन में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बीम का सेक्शन डिज़ाइन कैसे होता है और सिंगली रीइंफोर्स्ड और डबली रीइंफोर्स्ड बीम किस कंडीशन में डिज़ाइन की जाती है और उसका स्टील कैसे निकलता है। अब उसके बाद हम उसी क्लास के आगे बात करते हैं कि अब हमको देखना होगा कि उसमें कुछ चेक्स लगते हैं। तो सबसे पहले हम जो बीम हमने डिज़ाइन की है जिसमें कि हमने बीम का सेक्शन दिया है, उसका रीइंफोर्समेंट दिया है, तो उसके लिए जो चेक लगते हैं तो सबसे पहले हम उसको सर्विसिबिलिटी के लिए चेक करते हैं। सर्विसिबिलिटी वाले चेक हमने पुराने लेक्चर में पढ़े हुए हैं कि सर्विसिबिलिटी क्या होता है। तो सर्विसिबिलिटी में हम किसी भी स्ट्रक्चर को ये चेक करते हैं कि वो स्ट्रक्चर लोड कितना ले सकता है, वो हम नहीं देखेंगे। उसमें ये देखेंगे कि वो जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो सर्विस देने के लायक है या नहीं। जैसे मान लो कोई भी एक बीम है या स्लैब है, वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ चुका है, ठीक है, लेकिन वो लोड जितना भी लोड आने वाला है वो उसको ले रही है। जैसे मान लो कोई एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और लोड आने के कारण ये बीम इस टाइप से डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये बीम ये लोड तो ले सक रही है, फेल नहीं हुई है अभी तक, लेकिन इसमें डिफ्लेक्शन आ चुका है, मतलब ये बीम झुक चुकी है। तो अगर किसी भी रूम के अंदर झुकी हुई बीम होगी तो वो सर्विसिबिलिटी के क्राइटेरिया में फ़ेल हो जाएगी। मतलब कि वो बीम झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे रूम के अंदर हो सकता है वो हमारे ऊपर सिर के ऊपर टच होने लग जाए। तो उस तरीके से जो क्राइटेरिया होते हैं वो होते हैं हमारे सर्विसिबिलिटी के अंदर आते हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ चेक नहीं करके और उसका यूज़ आने लायक है या नहीं वो हम उसको चेक करते हैं। तो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी, ठीक है, स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी और उसकी अपीयरेंस को देखते हैं कि स्ट्रक्चर दिखने में भी सुंदर होना चाहिए। अब इसमें जो सबसे पहला जो हमारा चेक आता है वो आता है डिफ्लेक्शन का। ये ध्यान रखना, हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो लिमिट स्टेट मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो चेक आता है डिफ्लेक्शन का कि भाई बीम में एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसका हमारे पास कोड में प्रोविज़न है। कोड में हमें दिया हुआ है कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन वाली हेडिंग के अंदर दो पार्ट हमको दिए हुए हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। तो ए पार्ट हमको क्या कहता है कि द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज and measured from the as cast level of the supports of floor, roofs and all other horizontal members should not normally exceeds span upon 250। तो इतने पूरे को समझने का कोई मतलब नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब कि उसके ऊपर अभी फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसमें अभी पार्टीशन वॉल नहीं बनी है, दीवारें नहीं बनी हैं, फ्लोर के ऊपर जो फर्नीचर है, जो लोड्स आने वाले हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। तो उस स्थिति में मतलब कि उसमें एक नाम दिया हुआ है एज कास्ट लेवल, ठीक है। इसका मतलब इनिशियल लेवल है कि जब स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, तो उस टाइम जो है हमको मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है स्पान अपॉन 250 कि आपकी बीम में डिफ्लेक्शन जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज अकरिंग आफ्टर द इरेक्शन ऑफ पार्टीशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस। इसमें मतलब ये है कि ये तो था एज कास्ट लेवल, मतलब इनिशियल लेवल पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब स्ट्रक्चर बनने के बाद उसमें स्लैब के ऊपर पार्टीशन जितने भी खड़े होने थे वो सारे हो गए, पार्टीशन वॉल बन चुकी है, फ्लोरिंग के ऊपर फिनिशिंग हो चुकी है, मार्बल लगाना था तो मार्बल भी लग चुका है। उसके बाद जो डिफ्लेक्शन होता है, फाइनल डिफ्लेक्शन अपन बोल सकते हैं, वो होना चाहिए स्पान अपॉन 350, ठीक है। तो इसको हम फाइनल डिफ्लेक्शन के नाम से भी याद रख सकते हैं, स्पान अपॉन
350, ठीक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोड की लैंग्वेज याद नहीं करनी है, ठीक है। कोड में जो पूरी एज इट इज़ लाइंस दी हुई होती है वो नहीं याद करनी है, आपको अपनी लैंग्वेज में हर रूल को याद रखना है। जैसे कि बीम की बात करें तो बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमको याद रखना है कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की हमारे पास दो लिमिट्स है, एक होता है स्पान अपॉन 250, दूसरा होता है स्पान अपॉन 350। स्पान अपॉन 250 वाला कब काम में लेता है, जब इनिशियल लेवल होता है, ठीक है। और फाइनल जब सभी पार्टीशन वॉल्स और वो सब इरेक्शन हो जाता है, उसके बाद फाइनल होता है स्पान अपॉन 350। तो अपनी लैंग्वेज में याद करोगे तो वो याद रहेगा। तो ये जो थी वो तो हमारी मैक्सिमम लिमिट थी कि हमारा जो स्पान डिफ्लेक्शन जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि बीम में डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है वो कैसे पता करेंगे, है ना। ये तो था लिमिट थी, ये तो लिमिट थी कि भाई इससे ज़्यादा हमारा नहीं डिफ्लेक्शन आना चाहिए। अब हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मान लो बीम बहुत ज़्यादा झुक रही है, ठीक है ना, तो उसको मैं कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। तो क्या होता है कि जो डिफ्लेक्शन का मेन जो कनेक्शन है वो होता है बीम की डेप्थ के साथ, इफ़ेक्टिव डेप्थ भी बोल सकते हो उसको। तो बीम, मान लो हमारे पास दो बीम है, एक ये बीम है बी और डी, ठीक है, और एक वैसी की वैसी और बीम है जिसकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है, विड्थ सेम है, ठीक है। तो इस वाली ये सेक्शन बनाया मैंने, तो इस बीम का जो डिफ्लेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, इस बीम के डिफ्लेक्शन में। तो जैसे जैसे हम बीम की गहराई को बढ़ाते हैं, डेप्थ को बढ़ाते हैं, तो डिफ्लेक्शन कम होता जाता है। तो हमको डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए किसके साथ हमको चेंजेस करने पड़ेंगे, बीम की डेप्थ के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हमको कोड में एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि भाई आप बीम का डिफ्लेक्शन निकालोगे कैसे। तो उसके लिए हमें ये जो क्लोज दिया हुआ है, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स में जनरली बी अज्यूम्ड टू बी सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड दैट द, अब यहाँ से मेन लाइन है, स्पान टू डेप्थ रेशियो आर नॉट ग्रेटर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड एज बिलो, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब क्या है, आसान भाषा में समझना चाहो इसको तो स्पान अपॉन डेप्थ का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होना चाहिए, तो आपकी बीम सेफ कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर अभी ये जो हमने चीज़ देखी थी वो हमारी लिमिट्स है कि भाई हमारा जो भी बीम का डिफ्लेक्शन है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम अब इधर जो बात कर रहे हैं वो हम डिफ्लेक्शन पता करने की बात कर रहे हैं कि बीम में डिफ्लेक्शन आता कहाँ से, मतलब कितना आ रहा है, सॉरी, ठीक है। तो बीम में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है वो हम यहाँ से देखेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मान लो अगर सिंपल हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा हुआ है कि किसी बीम के ऊपर अगर यूडीएल आ रहा है तो उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, 5/384 WL4/EI, ये होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। इसी डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले को यूज़ करके और डिराइव करके इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके और ये वाला जो रिलेशन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं। तो कोड कहता है कि जो स्पान टू डेप्थ का जो रेशियो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होना चाहिए। अब कितना कम होना चाहिए, वो वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो वो वैल्यू हमको दी हुई है कि अगर कैंटिलीवर बीम है आपकी, सबसे पहले इस टेबल को देख लेते हैं कि अप टू 10 मीटर तक की बात करें, अप टू 10 मीटर स्पान कि अगर आपकी बीम का स्पान 10 मीटर तक है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो क्या है, कैंटिलीवर बीम के लिए ये वाली वैल्यू आती है 7, ठीक है, कैंटिलीवर बीम के लिए, और ये हो गया कैंटिलीवर के लिए। फिर स्पान अपॉन डेप्थ का जो रेशियो है वो लेस देन होना चाहिए 20 से, किस स्थिति में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में।
और स्पान टू डेप्थ का जो रेशियो है वो लेस देन होना चाहिए 26। किस स्थिति में? कंटिन्यूस बीम की स्थिति में। ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। जब आपकी बीम का स्पान 10 मीटर तक है तो स्पान टू डेप्थ रेशियो कैंटिलीवर बीम के लिए 7 से कम होना चाहिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 से कम होना चाहिए और कंटिन्यूस बीम के लिए 26 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्पान होता है L और डेप्थ होती है D, तो मैं इसको L/D लिख देता हूँ, L/D रेशियो, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पर क्या किया है कि अगर ये जो चीज़ है हमारी 10 मीटर से ऊपर हो जाए, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप टू 10 मीटर तक ये रूल लगाना है। अब अगर आपकी बीम का स्पान 10 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? तो फॉर स्पान ग्रेटर देन 10 मीटर, स्पान अगर आपका 10 मीटर से ज़्यादा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि ये जितनी भी वैल्यू है 7, 20 और 26, ये वाली जो है 7, 20 और 26, इन वैल्यूज़ को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? स्पान अपॉन 10 से, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लो हमारी बीम जो थी वो 10 मीटर स्पान से ज़्यादा की बीम थी और वो बीम है कैंटिलीवर, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? L/D जो है वो लेस देन होना चाहिए 7 को स्पान अपॉन 10 से इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 10 मीटर से ज़्यादा वाली बीम के लिए। उसी तरीके से अगर हमारी बीम सिंपली सपोर्टेड है तो L/D कितना हो जाएगा? 20 इंटू स्पान अपॉन 10। और अगर उसी तरीके से हमारी बीम कंटिन्यूस है तो L/D जो है वो हमारा लेस देन होना चाहिए 26 इंटू स्पान अपॉन 10। क्लियर है? तो ये हमारा जो है वो बेसिक फॉर्मूला था डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। L/D रेशियो को हम चेक करते हैं। अब इसी को हम थोड़ा और आगे समझेंगे। और यहाँ पर एक बात और देख लो कि यहाँ पर फाइनल जो डिफ्लेक्शन की लिमिट है वो स्पान अपॉन 350 या फिर 20 mm, ये भी होता है इसके साथ। तो मैक्सिमम जो आपका डिफ्लेक्शन है वो या तो स्पान अपॉन 350 से या फिर 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से जो कौन सी वैल्यू लेंगे? तो जो छोटी वैल्यू होगी वो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ लिख सकते हो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हम काम में लेते? स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। क्योंकि हमेशा कभी भी कोई लिमिट होती है ना किसी चीज़ की, तो वो हमेशा लोअर लिमिट ही लेते, मतलब लोअर वैल्यू ही लेते दोनों में से। ये हो गया। अब मैं यहाँ बात कर रहा था कि ये जो हमने 7, 20 और 26 है, ठीक है, ये जो रेशियो यहाँ पर दिए हुए हैं हमको L/D के, इनमें थोड़ा सा अब और मॉडिफिकेशन होने वाला है, मतलब थोड़े चेंजेस होने वाले हैं। तो वो चेंजेस कैसे होते हैं? तो यहाँ पर जो ये रेशियो है 7, 20 और 26, इनको हमको क्या करना होता है? थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। मॉडिफाई कैसे करते हैं? इनको जो है वो हम मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो मॉडिफिकेशन फैक्टर होते हैं, K1 और K2। तो इन नंबर को K1 और K2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो क्यों करते हैं वो अभी अब देखते हैं, ठीक है। अब K1 K2 होता क्या है सबसे पहले देख लो। तो हमारी जो बीम है उसमें टेंशन रीइंफोर्समेंट होता है, टेंशन भी आता है और कंप्रेशन भी आता है, ठीक है। कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट भी होता है, मतलब कि बॉटम में भी स्टील होता है, ऊपर भी स्टील होता है। तो K1 जो होता है, K1 का नाम होता है, K1 को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर टेंशन रीइंफोर्समेंट। और K2 जो होता है वो होता है मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो अगर हमारी बीम में टेंशन रीइंफोर्समेंट डला हुआ है, जो कि होता ही है, तो मतलब कि हमको K1 जो है वो मॉडिफिकेशन फैक्टर यहाँ पर
इन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट भी है, मतलब डबली रीइंफोर्स्ड बीम है, तो K2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक इसके साथ K3 भी होता है जो कि फ्लैंज्ड बीम के लिए काम में आता है, तो वो हम फ्लैंज्ड बीम जब पढ़ेंगे तब समझेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये K1 K2 आते कहाँ से और होते क्या है, तो इन फॉर्मूलों को मिटा देता हूँ मैं। अब हम समझेंगे कि K1 K2 क्या होते हैं। तो K1 का नाम हमने दे दिया मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर टेंशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये हमको एक ग्राफ दिया हुआ है K1 फाइंड आउट करने के लिए। इस ग्राफ से आपको कोई मतलब नहीं है, याद नहीं करना है इसको, जस्ट क्या करना है कि इसको समझ लेना है कि कैसे आता है। तो इसमें देखो, इसमें जो एक्स एक्सिस दिया हुआ है वहाँ पर हमको दिया हुआ है परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और जो वर्टिकल वाला एक्सिस है उस पर दिया हुआ है K1 की वैल्यूज़। तो हमको क्या करना है, परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट निकाल लेना है, ठीक है। और उससे हमको ये ग्राफ्स जो दिए हुए हैं वो पढ़ने, और उससे हमको K1 की वैल्यू पता करनी है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बात करो परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट की, ठीक है, जो हमको चाहिए होता है। तो क्या होता है ये चीज़, ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, बेसिक चीज़ है ये। परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट का मतलब आपकी बीम में कितना परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट दिया हुआ है, ठीक है। टोटल बीम का कितना परसेंटेज जो है वो बॉटम वाला सरिया है। तो वो कैसे निकलता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बीम का एरिया ले लो BD, यहाँ पे ध्यान रखना इफेक्टिव डेप्थ ही लेते हैं, ठीक है। ये बीम का एरिया हो गया, और परसेंटेज टेंशन जो रीइंफोर्समेंट है वो है मान लो AS, एरिया ऑफ स्टील। तो कैसे निकलेगा, AS अपॉन BD, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज ऐसे ही आता है। ये हो गया एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय बीम का एरिया इनटू सो। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं, जो फॉर्म सिंपल होता है 100 AS अपॉन BD लिखा हुआ होता है ये, क्लियर। तो परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट तो आ गया। अब हमको ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ में कुछ लाइंस बनी हुई है, कर्व्स बने हुए हैं। ये जो कर्व्स है वो FS के कर्व है। किसके कर्व है, FS। तो FS निकालने का तो फॉर्मूला हमको डायरेक्ट कोड में नीचे दिया हुआ है यहाँ पर, FS बराबर 0.58 FY एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। मतलब कि आसान भाषा में लिखो तो 0.58 FY और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, मतलब मैं इसको आसान भाषा में लिख देता हूँ AST रिक्वायर्ड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ AST प्रोवाइडेड, ठीक है। ये हमारा होता है FS का फॉर्मूला। कुछ नहीं, आपको फॉर्मूले याद करने, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। K1 निकालने का सीख रहे हैं हम। K1 कैसे निकलता है, तो K1 किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो एक तो परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड करता है और एक FS के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो FS आ गया और परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट आ गया, और फिर हमको इसको सिंपल ग्राफ से पढ़ के और देखना है, उसमें हमको नहीं जाना है। अब हम बात करते हैं कि जो K1 होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो K1 की वैल्यू होती है वो किसके क्या होती है, टेंशन रीइंफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड करती है। आपका जितना ज़्यादा सरिया होगा उसके हिसाब से K1 की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो आपको एक चीज़ और यहाँ पर याद रखने की है, वो ये याद रखना है कि जितना हायर परसेंटेज ऑफ स्टील होगा, मतलब कि जितना ज़्यादा सरिया होगा, उससे L/D पर क्या इफेक्ट होगा। हम जो बात कर रहे हैं वो L/D रेशियो पर बात कर रहे हैं ना। तो जितना ज़्यादा हायर परसेंटेज ऑफ स्टील होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा हायर परसेंटेज ऑफ स्टील होगा, L/D का रेशियो उतना ही कम होगा। L/D रेशियो उतना ही कम चाहिए। क्लियर है। कैसे, ये बात कैसे आई हमारे पास, रिलेशन कैसे आया ये वाला,
तो देखेंगे हम यहाँ ग्राफ में हमको दिखता है कि जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ने पर परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट जो है वो बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं K1 की वैल्यू भी बढ़ती है। लेकिन ग्राफ जो बने हुए हैं उससे हमको ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट में राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते जाएंगे तो K1 की वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि इन दोनों में उल्टा रिलेशन है। इसी से हमको ये रिलेशन मिला है कि अगर आपका हायर परसेंटेज ऑफ स्टील होगा तो आपको L/D रेशियो जो है वो कम होता जाएगा, रिक्वायर्ड जो L/D रेशियो होगा वो कम होगा। तो आपको क्या याद रखना है, सिंपल सी बात है, परसेंटेज ऑफ स्टील और L/D रेशियो में क्या रिलेशन होता है, तो उल्टा रिलेशन होता है। अगर परसेंटेज स्टील हायर होगा तो L/D रेशियो कम होगा और अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं K2 वाले की। तो K2 क्या होता है, K2 को हमने नाम दिया था कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट वाला मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है, मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। तो हमको नाम से ही पता चल रहा है K2 किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के ऊपर। कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट कौन सा होता है, टॉप वाला, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से होता है। इसमें हमको एक्स एक्सिस पर परसेंटेज कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट दिया हुआ है और वाई एक्सिस पर जो है वो K2 मॉडिफिकेशन फैक्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले परसेंटेज कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट कैसे निकालते हैं। तो वही बात है, परसेंटेज कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमने कितना स्टील दिया है ASC हो जाएगा, कंप्रेशन का ASC डिवाइडेड बाय बीम का एरिया इंटू 100, ठीक है। पुराने वाले में अगर टेंशन की बात करो तो यहाँ AST लगा दो और कंप्रेशन की बात करो तो ASC लगा दो, ये हो गया। और डायरेक्ट इससे हम ग्राफ को पढ़ सकते हैं। और इसमें जो रिलेशन होता है वो दोनों का रिलेशन सेम चलता है। अगर परसेंटेज कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट जो है वो ज़्यादा हो, मतलब कि मान लो परसेंटेज कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट बढ़ता है तो L/D रेशियो भी बढ़ेगा, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना। टेंशन में क्या होता है, उल्टा होता है। टेंशन अगर रीइंफोर्समेंट बढ़ता है तो L/D रेशियो कम होगा और अगर टेंशन रीइंफोर्समेंट कम होता है तो L/D रेशियो ज़्यादा होगा। और कंप्रेशन में सेम चलता है, अगर कंप्रेशन बढ़ रहा है तो L/D रेशियो भी बढ़ेगा और कंप्रेशन वाला कम है तो L/D रेशियो भी कम होगा। तो ये थे हमारे कुछ डिफ्लेक्शन का और उसके रिलेटेड K1 और K2 की वैल्यूज़। तो फाइनली हम अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो मान लो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा L/D लेस देन होना चाहिए 20 K1 K2 से। 20 क्यों आया, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 होता है। क्लियर। और फिर यहाँ से अगर हम मिनिमम डेप्थ निकालना चाहें, ये डेप्थ है, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि डिफ्लेक्शन जो होता है वो गहराई पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बीम में मिनिमम गहराई कितनी होनी चाहिए कि वो डिफ्लेक्ट ना हो, तो उसको कैसे निकाल सकता हूँ, इस D को इधर भेज दो। तो L/20 K1 K2 ये हो गया फॉर्मूला। क्लियर। और अब इसको हम समझें तो इस फॉर्मूले से हमको क्या पता चल रहा है कि जो मिनिमम डेप्थ है बीम की वो इस फॉर्मूले से हमको मिल जाएगी कि बीम की मिनिमम डेप्थ आपको इतनी तो प्रोवाइड करानी ही है ताकि आपकी बीम डिफ्लेक्शन में आगे जाके पास हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा डिफ्लेक्शन का चेक क्राइटेरिया। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड चेक की। वो चेक होता है लेटरल स्टेबिलिटी का चेक, जिसमें कि हमको बीम की विड्थ को कंट्रोल करना होता है।
ठीक है। तो लेटरल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बीम जो होती है वो साइड वाले डायरेक्शन में बेंड नहीं होनी चाहिए। डिफ्लेक्शन में तो क्या होता है, बीम ऐसे बेंड हो जाती है, लेकिन लेटरल स्टेबिलिटी में क्या होता है, बीम साइड वाले डायरेक्शन में ऐसे बेंड नहीं होनी चाहिए। तो बीम जैसे मान लो टॉप से देख रहे हैं बीम को, ये हम ऊपर से देख रहे हैं बीम को, ठीक है, ऐसे ऊपर से, तो बीम ऐसे साइड में ऐसे बेंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो होता है लेटरल स्टेबिलिटी का। तो जब इसका चेक करेंगे तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, बीम की चौड़ाई। बीम की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो सेफ़ रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका एक स्केल है, ठीक है, तो अगर स्केल को हम बेंड करते हैं तो स्केल आसानी से जो है वो बेंड हो सकता है। मान लीजिए ये हमारा स्केल है, तो इस स्केल को अगर हम ये बीम है हमारी, इसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है, तो अगर इस बीम को मैं बेंड करूँ तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे इजीली बेंड हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी मोटाई कम है। अगर इसी जगह अगर मोटा स्केल हो, ठीक है, तो उसको हम लेटरल डायरेक्शन में बेंड नहीं कर पाएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो बीम की मोटाई का डिपेंड करता है। तो उसके लिए सिंपल सा हमको कोड में एक रूल दिया हुआ है कि जो सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूस बीम है, किस किस के लिए, एक तो सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूस बीम के लिए क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, लेटरल रेस्ट्रेंट का मतलब सपोर्ट ही होता है, ठीक है। तो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल रेस्ट्रेंट डज नॉट एक्सीड्स 60 B, मतलब कि ये कम होना चाहिए या तो 60 B से, या फिर ये कम होना चाहिए 250 B² से, ठीक है। क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल रेस्ट्रेंट मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है, मतलब कि सपोर्ट के बीच की जो क्लियर दूरी है, मान लो ये बीम है तुम्हारी, तो क्लियर ये वाली दूरी, ठीक है, ये दूरी जो है वो कम होनी चाहिए किससे, या तो 60 B से कम होनी चाहिए या फिर 250 B² से कम होनी चाहिए। तो ये जनरल चेक होता है हमारा लेटरल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद थर्ड जो चेक आता है सर्विसिबिलिटी के अंदर, वो आता है क्रैकिंग का। तो क्रैकिंग का चेक हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में जब हम कोड की स्टडी करेंगे तब कोड में देखेंगे। तो ये थे हमारे सर्विसिबिलिटी के चेक। इसके बाद हमको अगले लेक्चर में चेक लगाने हैं मिनिमम स्टील का, मैक्सिमम स्टील का, और उसके बाद हमको शियर वाला स्टडी करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे वाले चेक भी आगे करेंगे।